तो स्वागत है आप सभी का ज्ञानस्थली विद्यापीठ में। और आज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला बेसिक जो है कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, उसका मैं आपके सामने क्रियात्मक समूह को आपसे रूबरू करवाने वाला हूं, ठीक है ना। उससे पहले कुछ ऐसी लाइनें जो मुझे मोटिवेट रखती रहती है, जो मुझे हर बार मेरे कान में आकर ये लाइन गूंजती रहती है और काम करने की डबल जो है पावर मुझे मिलता है। अभी मैं आपको बता दूं कि रात की 12:30 बज रही है, अभी 12:25 हो रही है और मैं ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और वही लाइनें मेरे दिमाग में चल रही है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और तू इस जिंदगी की नाक में दम कर दे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे इस केमिस्ट्री के टॉपिक की क्रियात्मक समूह। देखो, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने पिछला लेक्चर अगर देख लिया हो हाइड्रोकार्बन का, तो हाइड्रोकार्बन के बाद हम आते हैं क्रियात्मक समूह में, ठीक है ना। देखो, क्रियात्मक समूह कैसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिक के साथ, कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिक के साथ परमाणु या परमाणुओं के ऐसे समूह जुड़े होते हैं, परमाणु या परमाणुओं के ऐसे समूह जुड़े होते हैं जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। किसके निर्धारण करते हैं, गुणों का निर्धारण करते हैं। वो क्रियात्मक समूह या लाक्षणिक समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह या लाक्षणिक समूह कहलाते हैं। एक बार और सुनना, कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिक के साथ, कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिक के साथ ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जुड़े होते हैं जो उस कार्बनिक यौगिक के गुणों का निर्धारण करते हैं, कार्बनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। ऐसे परमाणुओं के समूह को हम क्रियात्मक समूह या लाक्षणिक समूह कहते हैं। लाक्षणिक समूह मतलब जैसे कि लक्षण, गुणों का निर्धारण करना, इसलिए लाक्षणिक समूह पता रहता ना कि लक्षण कहते हैं ना अपने गांव में हमारे। देखो, हम गांव ग्रामीण प्रधान देश है हमारा, गांव जो है ना हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है हमारे भारत के गांव, ठीक है ना। लाक्षणिक, लक्षण, गुण, लक्षण, इस प्रकार के शब्द सुनने को मिलते हैं गांव में, ठीक है ना। यही, ठीक है, यही हमारे भारत की असली पहचान है, ठीक है ना। देखो, क्रियात्मक समूह की परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़े परमाणु या परमाणु के ऐसे समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक की गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करता हूं, आपके इसमें मैंने पूरा लिख रखा है, एक क्रियात्मक समूह का नाम है, फिर हमारे प्रतीक हैं, और फिर इस क्रियात्मक समूह में कि IUPAC नाम जब लिखते हैं तो इस क्रियात्मक समूह के कैसे पहचान होती है, साधारण नाम भी लिखा है। और उदाहरण के लिए मैंने हर एक समूह का, हर एक क्रियात्मक समूह के एक यौगिक का नाम लिखा है और उसका सूत्र लिखा है, ठीक है। पहला क्रियात्मक समूह आता है हमारा हेलोजन। हेलोजन आता है, क्या आता है, हेलोजन। हेलोजन को हम कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं, उसका प्रतीक क्या है, कैपिटल X है, उसका प्रतीक क्या है, कैपिटल X। और हेलोजन को हम IUPAC नाम में हेलो कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलो। और इनका साधारण नाम जो होता है वो हेलाइड होता है, क्या होता है, हेलाइड। अब देखो, मैंने कहा कि आप एल्किल हेलाइड बनाइए, क्या कहा मैंने, एल्किल हेलाइड बनाइए। तो आपके दिमाग में आप क्रियात्मक समूह, मैंने एल्किल बोला, मतलब एल्किल क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्यों कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। एल्किल समूह का हाइड्रोकार्बन लेना है आपको। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिए पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो पिछला लेक्चर देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। मैं देखो, एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड मतलब C2H5, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो CH3C2। एल्किल हेलाइड का आपको सूत्र, सामान्य सूत्र पता है। और एल्किल हेलाइड ईल आ रहा है, ईल अनुलग्न आ रहा है, कौन सा अनुलग्न आ रहा है, ईल, तो आप उसका जो है सूत्र भी बना सकते हो। मैंने कहा कि 5 एल्किल हेलाइड बनाने के साथ 4 सामान्य विधियां लिखिए तो आपके दिमाग में आएगा एल्किल हेलाइड मतलब हमें मेथिल, एथिल, प्रोपिल, इस प्रकार से ईल अनुलग्न वाले शब्दमूल बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो हेलोजन क्रियात्मक समूह है, प्रतीक X है, IUPAC नाम में पहचान इसकी हेलो है, और इसका साधारण नाम हेलाइड है। मैंने कहा कि एक एल्किल हेलाइड का सूत्र लिखो, तो आपने एल्किल के लिए लिख दिया C2H5,
मेथिल, ये C2H5 किसका सूत्र है, मेथिल, और ये आपका क्रियात्मक समूह मेथिल है। अच्छा, ये जो बॉन्ड आ रहा है ना, मैंने ये जो बॉन्ड लगा रखे ना सिंगल बॉन्ड, ये इसका मतलब ये है कि इस क्रियात्मक समूह के साथ जो भी यौगिक जुड़ेगा वो आगे जुड़ेगा, और ये जो क्रियात्मक समूह है किसी भी यौगिक के पीछे लगेगा। कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब हेलोजन जो है ना एक समूह है। हेलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं, हेलोजन तत्व होता है आपका क्लोराइड, साधारण नाम देखो ब्रोमाइड, ठीक है ना, सॉरी यार मैंने ना यहाँ पे ये जो है आपका ब्रोमाइड है ना, आप स्क्रीनशॉट में से सही करना, ये ब्रोमो है और ये आइडो है यहाँ पर IUPAC नाम में, और इसका साधारण नाम जो है यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं वापस ब्रोमाइड, और ये आपका आयोडाइड, ठीक है ना, थोड़े से गलती हो गई, ठीक है। ये आप अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट वो वाला डिलीट कर देना और ये वाला रखना, ठीक है। देखो अब जो Cl है ना आपके पास, ये Cl क्या है, क्लोराइड है, ये क्या है, क्लोराइड, लेकिन IUPAC नाम है इसकी पहचान क्लोरो, ये आपका ब्रोमो, ये सब क्रियात्मक समूह है ये भी अपने आप में, ठीक है। ये ब्रोमो, ब्रोमाइड, आइडो, आयोडाइड, ठीक है। मैंने कहा कि आप मुझे मेथिल आयोडाइड का सूत्र लिख के बताओ, किसका सूत्र लिख के बताओ, मेथिल आयोडाइड का। अब आपको पता है क्योंकि आप एल्किल, एल्केन, एल्किल सब पढ़ के आ चुके हो, तो आप डायरेक्ट मेथिल आयोडाइड का सूत्र क्या बता दोगे मुझे, CH3I, ठीक है। अब यहाँ पर जो आयोडाइड है वो क्या है, एक क्रियात्मक समूह है जो उस मेथिल आयोडाइड की जो गुण को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखो गुण को कैसे प्रदर्शित करें, अब देखो जैसे यहाँ आया हाइड्रोक्साइल समूह, क्रियात्मक समूह कौन सा है, हाइड्रोक्साइल, इसका प्रतीक क्या है, माइनस सिंगल बॉन्ड OH, और IUPAC नाम में ऑल आता है, क्या आता है आखिरी में, ऑल। कैसे आएगा, जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते जाएंगे ना तो आप पहचानोगे, जैसे मैंने कहा मेथेनल, एथेनल, तो अल आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, मेथेनल, अल आ रहा है, अल, तो ये अल समूह आप पहचान सकोगे कि ये अल जो आ रहा है क्रियात्मक समूह में किसका प्रतीक है, तो देखो अल, सिंगल बॉन्ड CHO, आप मेथेनल का सूत्र बना पाओगे, फिर कैसे बना पाओगे, सब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होते जाएंगे। अब बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइल पे, हाइड्रोक्साइल जो है सिंगल बॉन्ड OH, ऑल, और इसका साधारण नाम एल्कोहल। देखो कैसे गुण प्रदर्शित करते हैं ये जो क्रियात्मक समूह है ना, कैसे गुणों का निर्धारण करते हैं मैं बताता हूं आप लोगों को। मान लो एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है जो शराब बहुत पीता है, क्या पीता है, शराब बहुत पीता है। अब उस व्यक्ति, वो जो शराब जो है उसे हम एल्कोहल भी कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। अब वो एल्कोहल ज्यादा ले रहा है ना, तो उस एल्कोहल ने उस व्यक्ति के गुणों का निर्धारण कर दिया, क्या कर दिया, शराब पीता है इसका मतलब शराबी है, तो उसका एक गुण क्या हो गया, ये वो शराबी है, समझ रहे हो ना। मतलब ऐसे कुछ जो काम हम कर रहे हैं ना, वो हम काम हमारे गुणों को फिर प्रदर्शित करेंगे। वैसे ही यहाँ पर कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जो क्रियात्मक समूह अगर किसी यौगिक के साथ लग जाते हैं तो वे उस यौगिक के गुणों का निर्धारण कर देते हैं कि क्या काम करेंगे। जैसे यहाँ पर ईथर है सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब जो है कि ये ईथर कहीं पर भी आएगा तो इसके साथ जो यौगिक जुड़ेगा वो आगे भी जुड़ेगा और पीछे भी जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे भी बॉन्ड है और आगे भी बॉन्ड है। इसका जो IUPAC नाम इसकी पहचान होती है ऑक्सी शब्द से होती है। किस शब्द से होती है, ऑक्सी, साधारण नाम इसका ईथर ही है। जैसे मैंने लिखा देखो डाई एथिल ईथर, ये डाई एथिल ईथर लिखा। ईथर का लिए आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ईथर का प्रतीक आपको पता चल गया ना, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब डाई एथिल, तो डाई का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, दो, और एथिल का मतलब क्या होता है, एथिल C2H5। जाओ ना आप हाइड्रोकार्बन वाले लेक्चर को दिमाग में लाओ, एथिल मतलब C2H5, तो देखो C2 डाई एथिल मतलब दो एथिल जुड़ेंगे, और दो एथिल कहाँ जुड़ेंगे, जो अपना ईथर सब, जो ईथर का प्रतीक है सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O मतलब एक एथिल आगे जुड़ेगा और एक एथिल पीछे जुड़ेगा, तो आपका डाई एथिल ईथर का सूत्र। अब डाई एथिल ईथर का उपयोग कहाँ होता है, तो जो डॉक्टर जो शल्य चिकित्सा में काम लेते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स, जो ऑपरेशन करने में जो इंस्ट्रूमेंट्स काम लेते हैं ना डाई, तो उनको धोने का काम किससे होता है, इस डाई एथिल ईथर से ही होता है। वो उन इंस्ट्रूमेंट को कैसे धोते हैं, डाई एथिल ईथर से ही तो धोते हैं, ठीक है ना। मतलब जो हो रहा है, ये जो क्रियात्मक समूह जहां भी किसी भी यौगिक के साथ लग रहे हैं, मतलब उसके गुणों का निर्धारण कर रहे हैं, इसीलिए, ठीक है, ध्यान रखना। देखो इधर ये हाइड्रोक्साइल समूह, इसका प्रतीक OH है, आल, एल्कोहल। ये जैसे कि किसके, मैंने कहा कि आप मुझे एथिल एल्कोहल का सूत्र लिख के बताओ, आपको एल्कोहल का भी प्रतीक पता चल गया है अब कि सिंगल बॉन्ड OH, और एथिल का तो आपको पहले से पता है ही से, क्योंकि ये सब चीजें तो आपने पढ़ ली है। तो C2H5 सिंगल बॉन्ड OH एथिल एल्कोहल। अब मैंने कहा अगला देखो एल्डिहाइडिक, क्या है, एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह, सिंगल, इसका प्रतीक क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO, और इसे IUPAC नाम में जोड़ते हैं अल से। किससे जोड़ते हैं, अल से। मैंने कहा कि बच्चा
साधारण नाम तो एल्डिहाइड है और एसिड है, एल्डिहाइड का सूत्र बताओ। देखो एसिड का मतलब होगा, जब भी एसिड शब्द आ जाए तो एसिड का मतलब होगा CH3। एसिड का मतलब क्या होगा? CH3। देखो यहाँ पर एसिड है, एल्डिहाइड का सूत्र क्या लिखा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH। क्यों लिखा? क्योंकि एसिड का मतलब है CH3 और एल्डिहाइड आर क्या आ रहा है पीछे, क्या आ रहा है? एक यौगिक का नाम लिखा हुआ है एसिटेल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड आ रहा है। एल्डिहाइड का प्रतीक आपके दिमाग में अब रहना चाहिए कि CHO, और एसिड आ रहा है, मैंने अभी बताया कि एसिड का मतलब क्या होता है? CH3। तो ये क्या हो गया आपका? एसिटेल्डिहाइड। ऐसे कैसे? जब मेथेनल, क्या बोलूं मैं? मेथेनल। तो अब देखो यहाँ एल्डिहाइड नहीं आ रहा, लेकिन मेथेनल, मेथेनल को ध्यान से सुनो गौर से, मेथेनल आखिरी में अल समूह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल। तो अल किसका आईयूपीएसी नाम में किसका प्रतीक है? देखो अल जो है वो एल्डिहाइड का प्रतीक है। तो मेथेनल, मेथेनल में सूत्र क्या बनेगा मेथेनल का? CH3 CHO ही तो बनेगा मेथेनल। ये अल के लिए और ये मेथेन के लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? वैसे ही अब कीटोन ईथर समूह में मैंने बता दिया। कीटोनिक पे चलते हैं। कीटोनिक का है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CO। इसका जो आईयूपीएसी नाम में आएगा वो ओन आएगा। क्या आएगा? ओन। और ये इसका साधारण नाम कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन। जैसे मान लो एसीटोन का सूत्र बनाना है, एसीटोन का अगर सूत्र बनाना, एसिड तो CH3 है, एसिड क्या है? CH3 है, और जो आपका CO है ये क्या है? कीटोन का, कीटोन का प्रतीक है आपका, इस कीटोनिक का प्रतीक है CO, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CO। इसका मतलब जो एसिड है वो पीछे भी जुड़ेगा और आगे भी जुड़ेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CH3। क्योंकि CO के साथ जो है बॉन्ड पीछे आगे साइड भी रहता है और पीछे साइड भी रहता है, तो जो भी तत्व जुड़ेगा वो दोनों साइड में जुड़ेगा। इसलिए जो एसीटोन का सूत्र है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CH3 है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक सिंगल बॉन्ड CH2, इसका है ओइक एसिड और इसका साधारण नाम कहते हैं हम ईक एसिड। ठीक है, ईक एसिड भी याद रखना है। आईयूपीएसी नाम में इसकी पहचान ओइक एसिड से होती है और ये क्रियात्मक समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक है। और सिंगल बॉन्ड COOH, जैसे मैंने यहाँ पर एक यौगिक का नाम लिख रखा है एसिटिक एसिड। क्या लिख रखा है? एसिटिक एसिड। तो देखो एसिटिक एसिड मतलब ये देखो यहाँ टीक, ये जो टीक बना है ना इसमें ईक आ रहा है। क्या आ रहा है? ईक। और ये ईक एसिड, ये पीछे वाला, तो ईक एसिड का प्रतीक तो मैंने लिख दिया। देखो ये सिंगल बॉन्ड CHO, और ये जो एसिड था ना, एसिड का मैंने अभी बताया कि एसिड आए तो आपको क्या लिखना है? CH3, ये CH3, तो ये ऐसे बना है एसिटिक एसिड। और ये जो ईक था ना, वो ईक जो है उस एसिड से इसका मतलब योग हो गया, एसिड से ईक का योग हुआ तो वो क्या बन गया? एसिटिक बन गया। क्या बन गया? एसिटिक। और एसिटिक एसिड पहले से एक एसिड तो पहले से था ही सही, ये एसिड, ये ठीक है ना। तो ये एसिटिक एसिड का सूत्र बना CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, आगे बात करते हैं एस्टर समूह की। किस समूह की बात करते हैं? एस्टर। एस्टर समूह का प्रतीक है सिंगल बॉन्ड COO, सिंगल बॉन्ड। और इसका जो आईयूपीएसी नाम में हम सुनेंगे वो 8 सुनेंगे। क्या सुनेंगे? 8। साधारण नाम तो एस्टर ही रहेगा। जैसे मैंने बोला एथिल एसीटेट का सूत्र लिखिए। किसका सूत्र लिखिए? एथिल एसीटेट का। तो देखो आपने एथिल तो लिख लिया कि CH3, ये CH3 एथिल तो क्या होगा? CH3, क्योंकि एल्किल समूह में जाओगे तो एथिल का सूत्र क्या बनेगा? CH3। लेकिन जब मैंने बोल रहा हूं कि 8 समूह बोल रहा हूं, पीछे क्या बोल रहा हूं मैं? देखो ध्यान से सुनो, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, क्या बोल रहे हैं? एथिल एसीटेट। देखो इस शब्द को पकड़ो, एसीटेट, टेट, तो इसमें 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? ये 8 प्लस एसिड प्लस एथिल, क्या आ रहा है? एथिल। क्या आ रहा है? एथिल एसीटेट। ठीक है, सॉरी, ये तो एसिड है आपका। ठीक है, अब एथिल और एथिल एसीटेट। ठीक है, तो देखो ये तो आपका हो गया CO। ठीक है, ये COO हो गया, 8 समूह हो गया, क्योंकि ये 8 समूह आ रहा था ना, 8 समूह। ठीक है, और ये एसीटेट हो गया आपका, ये एसिड, और ये 8 एसीटेट, और ये एथिल हो गया C2H5। तो आपका जो सूत्र बना वो क्या बना? एथिल एसीटेट का CH3 सिंगल बॉन्ड COO C2H5। आ रहा है ना बात समझ में आप लोगों को? क्रियात्मक समूह कैसे मतलब किसी सूत्र को जो है सूत्र का निर्धारण भी कर रहे हैं, और जैसे उसमें कोई क्रियात्मक समूह लगा तो उसके सब गुणों का निर्धारण भी हो जाएगा कि ये कैसा समूह है, क्या कार्य करेगा, क्या नहीं। ठीक है ना? ओके, बात समझ में? अब जैसे बात करें एमिनो पे, एमिनो का सिंगल बॉन्ड NH2, एमीन, और ये साधारण नाम भी एमीन। अब मैंने कहा एथिल एमीन का सूत्र बनाओ। अब आपको क्रियात्मक समूह एमीन का प्रतीक पता चला है यहां से कि सिंगल बॉन्ड NH2, और एथिल एमीन का सूत्र बनाने के लिए मैंने बोला तो एथिल के बारे में तो आप पहले से जानते ही हैं
एथिल के बारे में तो आप पहले से जानते ही हैं, क्योंकि आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए। एथिल आया मतलब C2H5, तो आपने एथिल एमीन का सूत्र बना दिया C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2। देखो ये बनाया कि नहीं बनाया, आ रही ना बात समझ में, ठीक है। देखो नाइट्रो, नाइट्रो मतलब सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड NO2, और फिर इसका जो IUPAC नाम में प्रतीक होगा, मतलब जो पहचान होगी वो नाइट्रो से होगी, और साधारण नाम जो होगा इसका नाइट्राइट ही होगा। अब नाइट्राइट, मैंने कहा नाइट्रोएथेन का सूत्र बनाओ, किसका सूत्र बनाओ, नाइट्रोएथेन का। तो आपने नाइट्रोएथेन का सूत्र मुझे बता दिया, एथेन मतलब तो क्या होता है, ये C2H5, ठीक है, और ये NO2, ठीक है, ये नाइट्रोएथेन का क्या बन गया, सूत्र बन गया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद बात करते हैं नाइट्राइट पे। नाइट्राइट का जो है सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, देखो यही समूह है नीचे, लेकिन जो ये है इसकी संरचना बना दी गई है, मतलब ये बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है। किसके साथ जुड़ रहा है कि ऑक्सीजन की दो, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड है। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड के साथ त्रिबंध के साथ जुड़ता है, 3 बॉन्ड, एक ये और दो ये 3, और N और O, नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि एथिल नाइट्राइट का सूत्र बना, तो एथिल तो वही है C2H5, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, तो ये एथिल नाइट्राइट बन गया। देखो ये नाइट्रोएथेन है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए, सर ये एथेन है और हम यहाँ C2H5 क्यों लिख रहे हैं, तो देखो ये C2H5, ये जो एक का H, जो यहाँ एक H का जो हास हुआ है ना, उस हास की जगह ही ये NO2 आके जुड़ा है, मतलब उस एक H जो कम हुआ है ना यहाँ पे, उस H की जगह ही ये NO2 आके जुड़ा है, इसलिए ये नाइट्रोएथेन बना। क्या बना, नाइट्रोएथेन बना है, ठीक है। बाद में बात करते हैं नाइट्राइल, एक बात करते हैं नाइट्राइल समूह की। नाइट्राइल समूह में आता है आपका साइनाइड, क्या आता है, साइनाइड। ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर साइनाइड लिख रखा है, क्या लिख रखा है, साइनाइड लिख रखा है, ठीक है। साइनाइड में सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, साइनो इसका IUPAC नाम में, और साइनाइड तो C2H5 सिंगल बॉन्ड CN, तो मैं एथिल साइनाइड का सूत्र बना कि ये यौगिक के साथ, देखो ना, एक उदाहरण के लिए दे रहा हूं मैं कि ऐसे जुड़ेंगे और ऐसे यौगिक बनेंगे और उनका सूत्र बनेगा। आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद डायरेक्ट हम कहाँ चले जाएंगे, हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स पे जाएंगे 12th क्लास में, और इसके बाद हम 11th क्लास में जाएंगे कार्बनिक यौगिक में, ठीक है। तो ये C2H5 सिंगल बॉन्ड CN, तो ये बन गया आपका एथिल साइनाइड। क्या बन गया, एथिल साइनाइड। यहाँ पर है आइसोनाइट्राइल NC, तो इसका जो है आइसोसाइनो होता है, IUPAC नाम में पहचान क्या है इसकी, आइसोसाइनो, और आइसोसाइनाइड साधारण नाम है। अब मैंने कहा एथिल आइसोसाइनाइड का आप सूत्र लिखो, तो एथिल तो आपके पास है ही से C2H5, और आइसोसाइनाइड का प्रतीक जो क्रियात्मक समूह में सिंगल बॉन्ड CN, सिंगल बॉन्ड अगर इधर लगा हुआ है इसका मतलब ये पीछे जुड़ेगा, और दोनों तरफ अगर बॉन्ड लगे हुए हैं इसका मतलब ये है कि इसके आगे भी कोई यौगिक जुड़ेगा और पीछे भी कोई यौगिक जुड़ेगा, ठीक है। ये थे आपके क्रियात्मक समूह, ये मैंने इसको उदाहरण देकर भी समझाया है। आगे जैसे जैसे हम, जैसे अभी मैंने हेलो एल्किन्स तथा हेलो एरिन्स अगर हम पार्ट स्टार्ट करते हैं 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन हम ये करेंगे कि एल्किल हैलाइड बनाने की 4 सामान्य विधियां लिखिए। तो एल्किल हैलाइड बनाने की, तो एल्किल क्या है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। तो आपको अगर यही नहीं पता होता कि एल्किल क्या है, तो मैं उस क्वेश्चन को कैसे समझाऊंगा। आपको यही पता नहीं रहेगा कि हैलाइड क्या है, तो मैं उस क्वेश्चन को कैसे समझाऊंगा। आ रही ना बात समझ में। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखी है, सचित्र समझाइए। आइडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, सचित्र समझाइए। अब क्रिया विधि समझा रहा हूं और आपको तो समीकरण संतुलित करना ही नहीं आ रही है, क्रिया कैसे हो रही है, सूत्र कैसे बन रहा है, यही नहीं आ रहा है। तो ये सब आना आप लोगों को बहुत जरूरी है। इसलिए ये वो रासायनिक सूत्र समीकरण संतुलित करने वाला टॉपिक भी आपको देखने, वीडियो भी देखना बहुत जरूरी है। हाइड्रोकार्बन का वीडियो भी देखना जरूरी है और क्रियात्मक समूह का वीडियो भी देखना जरूरी है। इसके बाद हम डायरेक्ट अब चैप्टर में इंक्लूड हो जाएंगे ना, अब डायरेक्ट हम चैप्टर में घुसेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास में हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स स्टार्ट होगा, और वहीं 12th क्लास में जो 11th क्लास में जो है वो कार्बनिक यौगिक स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है ना। ये था आपका क्रियात्मक समूह का थोड़ा मोटा मोटा और थोड़ा छोटा छोटा जो इंट्रो देना था मुझे, ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाए कि ये चीज़ें क्या हैं। वो मैंने आप पूरी कोशिश की है और उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। तो इसे आप उतार के रखें अपनी अच्छी नोटबुक में, फेयर कॉपी जो भी आप बना रहे हैं उसमें उतार के रखें इन सब चीज़ों को। ये कहीं ना कहीं काम आएगी सही, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं पर निर्भर करेगी। मैं वहाँ पूछूंगा आपसे कि ये क्या है, ये क्या है, तो आपको दिमाग में आनी चाहिए कि ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार रहने वाले हैं अब आपके आगे की जर्नी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर रहेगा ना। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हम मतलब कहते हैं कि अगर आप खुद के अनुभव से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आपके लिए उम्र कम पड़ जाए।
आप खुद के अनुभव से अगर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए उम्र कम पड़ जाए, लेकिन आप अगर दूसरों के अनुभव से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप जल्दी सफल हो जाएं। ठीक है, क्योंकि देखो अपना अनुभव तो ठोकरें खाने के बाद आता है। अपना अनुभव कब आता है? जब हम खुद ठोकरें खाते हैं। लेकिन दूसरों के पास अनुभव पहले से आ चुका है, हो सकता है उन्होंने जो गलतियां की वो हम ना करें अगर उनसे अनुभव ले लें तो। ठीक है ना, इस बात का पूरा ध्यान रखें, इसे कंप्लीट करें। इसके बाद डायरेक्ट अब हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स 12th क्लास में और कार्बनिक यौगिक जो है वो 11th क्लास में। ये अगर टॉपिक और ये जो कार्य आपके लिए हो रहा है अगर पसंद आ रहा है आप लोगों को, तो आप लोग जो है ना बस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और बच्चों तक पहुंचाएं। ठीक है, आपको इंग्लिश के भी लेक्चर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, केमिस्ट्री के भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बहुत जल्द जो है वो फिजिक्स और मैथ्स के भी लेक्चर उपलब्ध करवाए दिए जाएंगे और वो जल्द ही उनकी भी शुरुआत होने वाली। ठीक है, केमिस्ट्री आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है वो चल ही रही है। इंग्लिश ग्रामर में पूरी कोशिश कर रहा हूँ 9 से 12 तक के जो डूअर्स डायरेक्टेड और जो 5 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो 10 नंबर आपके पूरे पक्के करवाऊँ, उसकी शुरुआत भी मैंने कर दी है। आप वो इंग्लिश ग्रामर के भी लेक्चर देखें। ठीक है, अब सीधा हम मिलेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप ये चीज़ें थोड़ी रिवाइज कर लें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बस यही आपसे एक डिमांड है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ है ना लाइव आके पढ़ूं, आप लोगों को लाइव पढ़ूं, क्योंकि लाइव पढ़ाने में जो मज़ा आता है ना वो वीडियो लेक्चर मतलब रिकॉर्ड करके ना आप तक पहुंचाने में मज़ा नहीं आता है ना। अभी चैनल की शुरुआती दौर है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। शेयर करने के बाद बच्चे इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो लाइव आने के लिए जो शर्तें हैं ना वो बहुत जल्दी अगर कैच कर लेते हैं तो फिर मैं आपको सीधा लाइव आके यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव लेक्चर अपने स्टार्ट कर देंगे कि आज शाम से 8 बजे से आपका लाइव लेक्चर है, 9 बजे से लाइव लेक्चर है, आप सब तैयार रहें। और उस लाइव लेक्चर में मैं पढ़ा रहा हूँ, या सुबह जैसे ऑफलाइन क्लास चल रही है तो उस समय हम सब लाइव रहें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छा मज़ा आएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वो क्राइटेरिया तो पहले टच करें जिसके लिए हम लाइव आने के लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है यूट्यूब ने, उसे टच करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखना है ना।